Hello students, welcome to next classes. Today we'll discuss a chapter from economics through a few short points and a few short answers. Okay. Without wasting any time, we'll start with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, हमारा डिस्कशन होगा ये. सबसे पहले मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट अप्लाइज टू ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. डेवलपमेंट मतलब किसी एक चीज़ की बात नहीं करते हैं, हम सारी चीज़ों के सारे एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव इज कंट्रास्टिंग एंड समटाइम्स कन्फ्लिक्टिंग. तो देखिए, कंट्रास्टिंग और कन्फ्लिक्टिंग में क्या होता है. कंट्रास्ट मतलब डिफरेंट हो सकता है, एंड कन्फ्लिक्टिंग मतलब जैसे कि हमने कभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे एक पुअर वर्कर है, उसके लिए और किसी कंपनी के लिए, दोनों के लिए जो डेवलपमेंट है डिफरेंट हो सकता है. एक वर्कर चाहता है कि उसे कम वेजेस पे एक वर्कर चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा वेज मिले, बट एक कंपनी चाहती है कि उसे लो वेजेस पे वर्कर मिल जाए. तो ये कैसा है, कन्फ्लिक्टिंग है. ये कैसा है, दोनों का जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, कन्फ्लिक्टिंग नेचर का है. अब देखिए, हमें पता है डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स. डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं. किसी को 1 BHK हाउस चाहिए, किसी को 2 BHK चाहिए, किसी को 3 BHK चाहिए, एंड किसी को पेंट हाउस चाहिए. तो सबका जो डेवलपमेंट गोल है वो डिफरेंट है. डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर. जैसे एक कंट्री मानती है या एक पर्सन मानता है अपने लिए किसी चीज़ को डेवलपमेंट मानता है, तो सेम चीज़ दूसरा जो पर्सन है या दूसरी जो कंट्री है वो उसे हो सकता है डेवलपमेंट ना माने, तो उसे डिस्ट्रक्टिव मान सकते हैं. जैसे आजकल आप वेपन्स की बात करते हैं, वेपन्स इकट्ठा करना किसी के लिए डेवलपमेंट की बात है, किसी के लिए क्या है, डिस्ट्रक्शन की बात है. वो मान के चलते हैं कि ऐसी चीज़ डिस्ट्रक्टिव नेचर की है. देखिए, अगला पॉइंट है इनकम एंड अदर गोल्स. इनकम इज कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट एज इट कैन बाय मटेरियल्स, गुड्स एंड सर्विसेज. तो अगर हम बेसिक बोले, हमने कई बार सुना होगा मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, ऐसा कुछ सुना होगा. बट देखिए, इनकम जो है, इनकम बेसिक इसलिए है क्योंकि इससे हम सारी चीज़ें, सारी सर्विसेज और मटेरियल गुड्स जो भी हैं सारे किससे मिलेंगे, हमें इनकम से मिलेंगे. तो हमारा बेसिक जो क्राइटेरिया होता है वो इनकम होता है हमेशा. पीपल सीक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, एजुकेशन, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर देयर जॉब, पीस, अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट एंड सो ऑन. लोगों को क्या क्या चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए उन्हें सोसाइटी में, उन्हें फ्रीडम चाहिए, कई सारी चीज़ों की फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसा करके फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सप्रेशन का, और एजुकेशन, उन्हें एजुकेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रेस्पेक्ट फॉर देयर जॉब, दे वांट देयर जॉब टू बी रेस्पेक्टेड. फिर उन्हें क्या चाहिए, पीस चाहिए, और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स. तो डेवलपमेंट क्या है, मिक्स ऑफ गोल्स है. बहुत सारे गोल्स होते हैं, जैसे किसी पर्सन के लिए अलग अलग चीज़ों में अलग अलग गोल्स होता है, और उन सभी को जब वो क्लब कर देता है, साथ में लाता है, तो उसे बोलता है वो डेवलपमेंट है. उसका डेवलपमेंट, उसका गोल वो है. डेवलपमेंटल गोल्स इंक्लूड बोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब उसे इनकम उसकी अच्छी होनी चाहिए, और अगर उसकी इनकम अच्छी होगी तभी उसकी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी. नेशनल डेवलपमेंट देखिए क्या होता है, अभी तक हम पर्सन टू पर्सन या फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की, मतलब कंट्री लेवल पर. द इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स एंड देयर मोटिव्स ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज लाइकली डिफरेंट. अब देखिए, अलग अलग पर्सन जो है वो अपनी कंट्री को लेकर डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग थॉट्स रख सकता है, या फिर अलग अलग उसके व्यूज़ हो सकते हैं. जैसे आप कुछ अपनी कंट्री के लिए डेवलप तब मानेंगे कुछ और चीज़ के लिए, और दूसरा पर्सन कोई और चीज़ लेके अपनी कंट्री को देखता है कि तब डेवलप्ड होगी वो. प्रायोरिटी इज गिवन टू दोज गोल्स विच बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, तो आपके लिए या दूसरे पर्सन के लिए नहीं बनाती. वो कैसे सोचती है, वो सोचती है कि जो हम भी पॉलिसी बनाने जा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करे, तो वो डेवलपमेंट मानी जाएगी. ठीक है. कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज़ और स्टेट्स. हम सभी को हमेशा कंपैरिजन की आदत होती है, तो अगर कंट्रीज़ और स्टेट्स की कंपैरिजन करना होगा तो हमारे बेसिस क्या क्या होंगे. फर्स्ट है क्या, हमारा पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कंट्रीज आर क्लासिफाइड एज डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग. 3 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट डेवलप्ड, सेकंड अंडर डेवलप्ड, एंड थर्ड डेवलपिंग. इंडिया किस में आता है, इंडिया आता है डेवलपिंग कंट्री में. देखिए, नेशनल इनकम क्या होता है. नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब जो उस कंट्री के सारे पर्सन हैं उनकी सारी जो इनकम है, अगर जोड़ देंगे आप, सम कर देंगे उसका, तो वो क्या निकलता है, नेशनल इनकम या फिर टोटल इनकम निकलता है.
कंट्रीज विद हायर टोटल इनकम आर कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड कंट्रीज, एग्जाम्पल यूएसए, यूके एंड जापान। पर कैपिटा इनकम आपने कई बार सुना होगा, पर कैपिटा इनकम गिव्स अ बेटर कंपैरिजन। देखिए टोटल जो इनकम है या नेशनल इनकम है वो बड़ी कंट्रीज़ की ज़्यादा होगी एंड स्मॉलर कंट्रीज़ की कम होगी। तो अगर हम इसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा अनइवन सा हो जाएगा चीज़। तो हमें कैसे कंपेयर करना होता है, हमें पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंपेयर करना होता है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है हम पढ़ते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ कंट्री बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो मतलब उस कंट्री के जो टोटल इनकम है उसे टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल लीजिए आपके घर में 5 लोग हैं और सबकी सैलरी अलग अलग है, तो आप सबकी सैलरी ऐड कर दीजिए, उसे 5 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज आता है, उसी को आप क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वर्ल्ड बैंक पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR एवरी ईयर टू कंपेयर द नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो एक रिपोर्ट निकालता है जिसके बेसिस पे सभी को क्लासीफाई करता है, अलग अलग नेशंस को कंपेयर करता है और क्लासीफाई करता है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, द डेवलपमेंट लेवल ऑफ नेशंस और रीजन्स शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स बिसाइड्स इनकम। इसमें क्या बोल रहा है कि बस रीज़न मतलब इनकम को ही एक क्राइटेरिया नहीं फिक्स कर लेना चाहिए हमें, इसके अलावा भी बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं डेवलपमेंट के। अदर बेसिक फैसिलिटीज़ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो मैटर एंड दीज शुड बी प्रॉपरली काउंटेड फॉर डेवलपमेंट। अदर बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे हमारी सैनिटेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, हमारा बेटर पार्क फैसिलिटीज़ हो गई, बेटर एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें, और हेल्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, हेल्थ है। तो अगर ये सारी चीज़ें भी बेटर हैं तभी हम उस कंट्री को या इस नेशन को डेवलप्ड मानना चाहिए। बस इनकम के क्राइटेरिया पे, इनकम के बेसिस पे हमें उसे डेवलप्ड नहीं मानना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था MCQ वाले वीडियो में कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता क्या है। ये क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, पर 1000 मतलब चिल्ड्रन की जो बर्थ होती है उसमें से नंबर ऑफ डेथ पर थाउजेंड बर्थ, मतलब अगर 1000 बच्चों की बर्थ होती है उसमें से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर्स, मतलब अपना वो फर्स्ट बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाते, उससे पहले जिनकी डेथ हो जाती उसको हम काउंट करते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट किसी रीजन का अगर ज़्यादा है तो उस रीजन के लिए बहुत ख़राब बात है, ठीक है, और जितना कम है वो अच्छी बात है। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट का, एक्स स्टेट है, उसका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 400 है, जस्ट एन एग्जांपल कि 400, इसका मतलब अगर 1000 बच्चों की वहाँ पर बर्थ होती है तो उसमें 400 की डेथ हो जाती है बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर्स, बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पर और चीज़ें देखिए इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के अलावा, नेट अटेंडेंस रेशियो इन सेकेंडरी स्टेज। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो होता है जो भी बच्चे प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल में रजिस्टर होते हैं और वो स्कूल जाते हैं तो उनकी अटेंडेंस कितनी है, मतलब कितने बच्चे आगे के एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं। या फिर लिटरेसी रेट, अच्छा हम किसी पर्सन को लिटरेट कब मानते हैं, जब भी कोई पर्सन क्या होता है, अगर अपनी मदर टंग को अच्छे से लिख सकता है और पढ़ सकता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो पर्सन लिटरेट है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होगी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लोवेस्ट है केरला में और हाईएस्ट है बिहार में, और सिमिलरली लिटरेसी रेट भी जो है वो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट केरला में लोवेस्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी बेहतर हैं, और बिहार में हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी ख़राब होने की वजह से इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। लिटरेसी रेट केरला में काफ़ी बेटर है, इसका मतलब एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर काफ़ी बेहतर है। अब देखिए आप पब्लिक फैसिलिटीज़ या बेसिक फैसिलिटीज़ क्या क्या है यहाँ पर। पब्लिक फैसिलिटीज़, मॉनेटरी डेवलपमेंट इन अ कंट्री कैन नॉट इंश्योर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अनअडल्टर्ड मेडिसिन और प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज। अब देखिए मॉनेटरी डेवलपमेंट यहाँ पर मतलब खाली मनी अगर किसी कंट्री के पास या बहुत ज़्यादा इनकम हो जाए तो हम इससे नहीं इंश्योर कर सकते हैं कि उन्हें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट
जो अंडर डेवलप्ड नेशन होगी वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि मिलेगा आपको, क्योंकि जो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, जिसकी ज़्यादा इनकम होगी, उसने मतलब ज़्यादा माइनिंग कर रखी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट किया होगा, तो इसका मतलब वहाँ पर पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, फिर देखिए आप अनअडल्टर्ड मेडिसिन, आप बहुत ज़्यादा, आपकी कंट्री अगर रिच है, इससे आप नहीं इंश्योर कर सकते कि आपको मेडिसिन बहुत प्रॉपर मिल जाएंगी। ठीक है, या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज, जस्ट इनके, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर अभी कोविड आया था, कोविड के टाइम क्या हुआ, डिफरेंट कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, उनकी भी कंडीशन ऐसा नहीं थी कि वो डिजीज़ से बच गए, वो कोविड से बच गए हों, ऐसा नहीं है। तो आप बस मनी या इनकम के बेसिस पे नहीं कर सकते हैं कि मनी और इनकम के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई कंट्री डेवलप्ड है। नेक्स्ट आप आइए, सो पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटी, क्लीनलीनेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग। आपसे कभी क्वेश्चन में सारी चीज़ें पूछ सकता है, तो आपको बताना है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स ये दोनों होते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी, वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, मतलब वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, बेसिक हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है, कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हैं या नहीं है, और बेटर फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। क्लीनलीनेस, सैनिटेशन का वहाँ पर क्या लेवल है, ये सारी चीज़ें भी हम इंक्लूड करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने लिखा था, अभी पहले पढ़ा, केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो देखिए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि नंबर ऑफ 1000 बर्थ में कितनी डेथ होती है, तो केरला की बहुत कम होती है डेथ बच्चों की। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है, इसके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत बेहतर हैं और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी हैं। एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होने की वजह से जो मदर होता है या जिस फैमिली में होता है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती है। अवेयरनेस होने की वजह से वो हेल्थ फैसिलिटीज़ का यूज़ भी प्रॉपर्ली कर पाते हैं, क्योंकि अगर अवेयरनेस नहीं होगी फिर भी वो हेल्थ फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेल फंक्शनिंग पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपने कभी सुना होगा, राशन शॉप्स होती है जो भी, फॉर सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू पुअर पीपल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इज़ वेरी नेसेसरी। तो हमारी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाली। इसमें क्या होता है, पुअर पीपल को, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में, उन्हें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं एट लो रेट्स, बहुत ही कम रेट्स होते हैं, मिनिमल रेट्स होते हैं उस पर, ताकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए। तमिलनाडु हैज़ वेल फंक्शनिंग पीडीएस सिस्टम वेयर एज झारखंड डज नॉट हैव। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तमिलनाडु में पीडीएस सिस्टम काफ़ी बेहतर है, बट झारखंड में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हमने कई बार अपनी लाइफ में सुना होगा कि किसी का बीएमआई बढ़ गया है या किसी का बीएमआई कम है, ऐसा कुछ सुना होगा हमने। देखिए न्यूट्रिशन इज़ अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल, हमने जैसे पिछली सारी चीज़ें डिस्कस की, वैसे ही न्यूट्रिशन को भी हम इसमें डेवलपमेंट में इंक्लूड करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसका मतलब कि किसी भी रीजन के अगर आप छोटे बच्चे या बड़े लोगों को किसी को भी देख लीजिए और वहाँ की अगर हेल्थ देख लीजिए, उनका न्यूट्रिशन लेवल देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कंट्री या वो रीजन या वो नेशन कैसा है, उसका डेवलपमेंट कैसा है। आप उस किसी भी कंट्री को डेवलप तब तक नहीं कह सकते जब तक वहाँ के बच्चों का मेल न्यूट्रिशन के क्या बोलते हैं हम शिकार हैं, या फिर उन्हें बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो आप कंट्री को डेवलप मत बोलिए अपनी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटरनेशनली अ स्टैंडर्ड नोन एज बॉडी मास इंडेक्स BMI इज यूज टू डिटरमाइन वेदर एन एडल्ट पर्सन इज अंडर नरिश्ड और नॉट। तो बॉडी मास इंडेक्स हम कैलकुलेट करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि कोई पर्सन अंडर नरिश्ड है या फिर वो नॉर्मल कैटेगरी में आता है या ओवरवेट में आता है या ओबीज में आता है। ठीक है, अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, MCQ में आपसे पूछ सकता है। If we divide the weight of a person by the square of his or her height, we get a ratio which is called body mass index. इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है किसी चीज़ को मेज़र करते हैं हम, तो उसके लिए हम इंडेक्स वर्ड यूज़ करते हैं। वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। मान लीजिए आपकी हाइट है, आपका वेट है 70 kg, आपकी हाइट है, जस्ट अ सेकंड, आपका वेट है 70 kg, हाइट है 1.71 मीटर, तो अब 1.71 का यहाँ पर स्क्वायर कीजिए, जो भी आंसर आता है इसका आपका क्या आता है, ये आता है BMI। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय UNDP। मान लीजिए MCQ में आपसे पूछ लेता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, ये कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये पब्लिश करते हैं इसे। इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट। देखिए अभी तक हम
पहले हमने डिस्कस किया बस इनकम के बेसिस पे। अब हम ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज और भी इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये बेटर क्लासिफिकेशन हम बोल सकते हैं। द रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरियाज। इनके क्राइटेरिया क्या है? पहला लिविंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम जिसे बोलते हैं कि कई लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है, किसी का बहुत लो होता है, ऐसा करके। सेकंड हेल्थ स्टेटस, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है वहाँ का। हाँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? ये सिंपली एक एवरेज लाइफ होती है जो किसी रीजन में पर्सन अपनी जीता है। जैसे मान लीजिए इंडिया की 67 है, नेपाल की 70 है, या फिर श्रीलंका की 72 है। तो श्रीलंका की हमने एक MCQ में डिस्कस किया था कि श्रीलंका की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो है सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब वहाँ पर लोग ज़्यादा जीते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो हम वापस आते हैं इधर। क्या था हमारा? थर्ड क्या था? एजुकेशनल लेवल ऑफ पीपल। एजुकेशनल लेवल एवरेज, मतलब जैसे मान लीजिए एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। एक ही कंट्री में लोग प्राइमरी तक ही स्कूल जा पा रहे हैं, बी कंट्री में लोग ज़्यादा सेकेंडरी तक चले जा रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हम बी कंट्री को ज़्यादा बेटर बोलेंगे। ठीक है, इंडिया ऑक्यूपाइज, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इंडिया ऑक्यूपाइज 130th रैंक इन SDR 2018। एज ऑफ 2020 इंडियाज SDI इज 131। तो आपको ये ध्यान में रखना, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछता है 2020 तो आपको बताना है 131, और अगर 2018 देता है तो 130 बताना है। अगर आपसे 2022 ऐसे नहीं पूछेगा, आपसे इतना रिसेंट नहीं पूछता, बट हम किसी और वीडियो में इसे डिस्कस कर लेंगे। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कहीं डिस्कस कर लेंगे। ये MCQ में मैंने बता रखा है पहले ही, आप वहाँ पर देख सकते हैं। अ हाई लेवल ऑफ इनकम एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज अ डेवलपमेंट गोल टू कॉमन टू ऑल। हाई लेवल ऑफ इनकम मतलब लोगों की इनकम अच्छी होनी चाहिए, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब वो कैसा जीवन जी रहे हैं, उनका लाइफ कैसी है। आप अगर सुबह से उनका रूटीन देखिए और शाम तक देखिए तो कैसा खाना खा रहे हैं, कैसी उनकी घर कैसे हैं, ये सारी चीज़ें किस में आएगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने कई बार सुना होगा, क्लास 8 से हमें लगता है सुनते आ रहे हैं, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? Sustainable development refers to the balanced use of natural resources by using resources at minimum level so that before future generations can use them। हमने कई बार ये सुना है कि गांधी जी ने बोला था कि there is enough for humans need but not for humans greed। मतलब अगर हम लालच करेंगे तो हमारे लिए इतना नहीं है, बाकी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं। अगर हम जितनी नीड है हम उतना यूज़ करते चलें तो ऐसा होगा कि हम अपना डेवलपमेंट भी कर लेंगे और हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने हमेशा एक स्टेटमेंट सुना होगा कि हमें अर्थ पे ऐसे रहना चाहिए कि जैसे हम रेंटर हैं, मतलब हम किराएदार हैं, ऐसे नहीं कि हम मालिक हैं, क्योंकि हम इस अर्थ के मालिक नहीं, हमें अपनी अर्थ को बहुत ही अच्छी कंडीशन में आगे फ्यूचर जनरेशन्स को पास ऑन करनी है। तो हम जब किराएदार की तरह रहते हैं मान लीजिए, तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से रहेंगे और इसे कम से कम बर्बाद करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ बीन अटेन्ड एट कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट। बिल्कुल, देखिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ है ये डेवलपमेंट की रेस में ऐसे ही भागी हैं कि इन्होंने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा और इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म किया है। ठीक है, तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की नीड है बहुत ज़्यादा। आर मिसमैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिजल्ट इनटू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट इज़ नॉट कन्फाइंड टू नेशनल और स्टेट बाउंड्री। क्या हमारा जो मिसमैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, और ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हुआ, हमने जो इन्वायरमेंट ख़राब किया, ये ऐसी बात नहीं है कि किसी एक स्टेट में या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या किसी एक कंट्री में हुआ है। ये हमने पूरा ओवरऑल वर्ल्ड, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ख़राब कर रखा है हमने। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी कंट्री में कुछ ख़राब हो रहा है तो आप ही की कंट्रीज से अफेक्ट होगी, आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अफेक्ट करेगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, कोई भी कंट्री मतलब मान लीजिए CO2 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रही है तो ऐसा नहीं कि बस वही कंट्री अफेक्टेड होगी उससे, जो भी सारी कोस्टल कंट्रीज़ हैं वो सारी अफेक्टेड होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज इन मैनी पार्ट्स रीजन्स ऑफ, देख लेते हैं हम इसे, रीजन्स ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। तो हम यहाँ पर क्या दिखाया है, यहाँ पर बताया गया है
कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल जो है बहुत नीचे जा रहा है, मतलब हमने ग्राउंड वाटर को एक्सेसिव में यूज़ कर लिया, एक्सेस में यूज़ कर लिया, ज़्यादा से ज़्यादा हमने ग्राउंड वाटर यूज़ किया है। और इस ज़्यादातर हमारा कहाँ है, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर हमने समरसेबल या फिर हम जैसे ट्यूबवेल बोलते हैं, हमने ट्यूबवेल लगा रखे हैं जो कि दिन रात पानी उससे निकाल रहे हैं। और हमें पता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है रिप्लेनिश कैसे होता है, जो रेन वाटर होता है वो धीरे धीरे नीचे जाता है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर आता है, या फिर मान लीजिए रिवर आपके आसपास से जाती है तो उसकी वजह से भी ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आता है। बट हम एक्सेसिव ट्यूबवेल चला कर इस चीज़ को बहुत ख़राब कर रहे हैं, तो कई जगह ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि हमें फ्रेश वाटर अंडरग्राउंड से ही मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। Sustainability of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together। तो sustainability of development में अलग अलग फील्ड के लोगों को मिलकर साथ काम करना, जैसे साइंटिस्ट हो गए आपके, साइंटिस्ट को निकालना है कि किसी भी चीज़ को कितने एफिशिएंटली यूज़ किया जा सके, मतलब कम रिसोर्स से हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें या ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सकें। फिर इकोनॉमिस्ट होते हैं, इन्हें अपनी इकॉनमी भी देखनी है। फिलोसफर्स हैं, फिलोसफर्स आपको क्या सजेशंस देंगे कि हमें एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करना है, कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सोशल साइंटिस्ट मतलब हमारी ये सारे लोगों को साथ में वर्क करना है। एमसीक्यू हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम बस इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट किसी वीडियो में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सारे लेंगे, कि मतलब इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन सारे फॉर्म हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये देखिए आप, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं एनसीईआरटी में, कभी ना कभी, मतलब ये सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड किसी ना किसी बोर्ड में ये आ चुके हैं पहले से। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डू डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट एंड वाई। ए बिकॉज पीपल आर डिफरेंट, बी बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट, या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आपसे कैसे पूछ सकता, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके, मतलब आंसर सेम होगा आपका बट क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, मतलब डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेम है। एक ही आंसर आपको प्रिपेयर करना है, वो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अप्लीकेबल होगा। यहाँ पर देखिए डेवलपमेंटल गोल्स आर डिफरेंट गोल्स ऑल्सो, मतलब यहाँ भी वही बोल रहा है कि डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं सबके लिए, सेम बातें बोल रहा है। अब देखिए इसका हम देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताना है हमें। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। देखिए बिल्कुल, तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, हमने ये पहले ही डिस्कस किया अभी, क्योंकि अलग अलग लोगों की जो सिचुएशन है वो अलग है। जैसे मान लीजिए एक कोई पर्सन है, वो 2 BHK हाउस में रह रहा है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, अब वो सोचता है कि अभी उसे नेक्स्ट कोई कार लेनी है, कोई SUV लेनी है, ठीक है, कोई सेडान कार लेनी है, ऐसा कुछ है। जो पुअर पीपल है वो, उसकी कंडीशन ऐसी है कि अभी वो रेंट के हाउस पे रह रहा है, उससे नया घर लेना है मान लीजिए आपको। तो अलग अलग सिचुएशन है लोगों की, अलग अलग लाइफ सिचुएशन होने की वजह से लोगों के अलग अलग गोल्स हैं। तो हमारा गोल कुछ और है, आप स्टूडेंट है, आपके लिए अभी गोल क्या है, आपके अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स पाना है किसी भी तरीके से मेहनत करके, ठीक है। तो सबके लिए गोल अलग अलग हैं। डेवलपमेंट गोल्स ऑफ अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली विल बी श्योरली डिफरेंट फ्रॉम अ फार्मर इन राजस्थान। तो एक गर्ल है रिच अर्बन फैमिली से और एक गर्ल है फार्मर की फैमिली से, राजस्थान से, तो क्या होगा, दोनों के लिए बहुत अलग होगा। रिच अर्बन फैमिली को क्या है, उसकी जो गर्ल होगी उसकी अलग डिमांड्स होंगी, बट जो फार्मर की गर्ल होगी या डॉटर होगी उसकी डिमांड्स अलग होंगी। इट इज़ बिकॉज देयर सिचुएशंस, लाइफ स्टाइल एंड स्टेटस आर वेरी डिफरेंट। इनकी सिचुएशन किस परिस्थिति में हम बोलते हैं उसे है, इनकी लाइफ स्टाइल क्या है, उनके रहने का तरीका क्या है, और स्टेटस क्या है, उनका लेवल क्या है, ये एकदम अलग है। A goal of a person is something which is entirely dependent on his or her present life situation। तो गोल जो होता है हम सेट करते हैं वो अपनी सिचुएशन को देख कर करते हैं। हमेशा हमारा जो गोल होता है, हमें बहुत सारे क्राइटेरियाज है, बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होती है कि हम अभी इस लेवल पर है, हमारी प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन ये है, हमें गोल इस हिसाब से सेट करना है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल होना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ द सिचुएशन चेंजेस ऑटोमेटिकली गोल्स ऑफ अ पर्सन विल ऑल्सो चेंज। जैसे देखिए, मान लीजिए जैसे एक पर्सन है, उसके पास अभी साइकिल है, वो साइकिल से चल रहा है, पहले उसका डेवलपमेंट गोल क्या, पहला गोल क्या होगा, उसे बाइक लेनी है,
जब उसके पास बाइक आ जाएगी तो उसके लिए अगला गोल क्या होगा, वो सेट करेगा कि उसे अब एक 4 व्हीलर लेनी है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है वैसे वैसे उसका गोल चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। देखिए हमने ये भी डिस्कस कर रखा है पीछे कि टोटल इनकम हम जब लेते हैं, मान लीजिए कि एक घर में 20 लोग हैं, एग्जाम्पल हम घर से लेते हैं, एक फैमिली से लेते हैं, एक फैमिली में 20 लोग हैं, उनकी सबकी सैलरी है, उनकी कुछ ना कुछ सैलरी है, और एक फैमिली में बस 4 लोग हैं, उनकी भी सैलरी है। तो जो 20 लोगों की जो फैमिली होगी उनकी जो टोटल इनकम होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब इन कंपैरिजन टू वो 5 लोग वाली फैमिली से। तो जो 20 लोगों की फैमिली की टोटल इनकम तो ज़्यादा है, तो हम इससे हमेशा हमें फिर ये दिखेगा कि वो ज़्यादा डेवलप्ड है, पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर खर्चे भी तो 20 लोगों के होंगे, 20 लोग अगर इनकम है तो 20 लोगों के खर्चे भी होंगे। तो हमें हमेशा क्या देखना है, एवरेज इनकम देखना है। क्या देखना है, एवरेज, मतलब पर पर्सन की इनकम कितनी है। जैसे मान लीजिए आप ही के घर में एक मेंबर है जिसकी पर मंथ सैलरी है 2 लाख और आपकी है 5,000, तो आपकी जो ऐसे अगर देखेंगे, आप टोटल इनकम देखेंगे तो आपका घर बहुत आगे है, बट अगर आप एवरेज इनकम देखेंगे तो आप फिर से पीछे आ जाएंगे। तो हमेशा हमें क्या देखना है, हमें एवरेज इनकम देखनी है। हम आंसर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। एवरेज इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया because it tells us what an average person is likely to earn and also gives some idea about the rising standards of living। तो हमने वही बात की कि एवरेज पर्सन कितना कमाएगा वहाँ पर। prosperity of country depends not only on its income but also on the number of people who would share it। हाँ देखिए, हमने कई बार इकोनॉमिक हमने पढ़ा है, इकोनॉमिक गैप बढ़ता जा रहा है, रिच आर बिकम रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। तो इससे क्या होगा, टोटल इनकम तो हमारी कंट्री की बढ़ रही है, लेकिन जो अपर सेक्शन है का जो रिच क्लास है उसके पास इनकम बढ़ती जा रही है और पुअर क्लास की इनकम घटती जा रही है। तो इससे हमारी क्या हो रहा है कि हमारा एवरेज इनकम में इंक्रीज हो रहा है, बट इससे नहीं चलेगा, हमारा काम नहीं बनेगा। तो ये हमें ये भी देखना है कि किन लोगों के पास ये इनकम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के में ये इनकम डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इन केस द नंबर ऑफ पीपल इज़ लार्ज द एवरेज इनकम विल बी लेस। अब जहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर एवरेज इनकम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे हमारे इंडिया में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सजेस्ट एनी 3 मेजर्स फॉर एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इंक्रीज अगर करना है तो क्या करना होगा, मैं 3। देखिए सबसे पहले हम अपने आप को क्या बोलते हैं, हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है हमारा, जो ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड कहाँ पर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में है। एक ये हो गया हमारा। दूसरा, हम अगर खुद से सोचें तो हमारा एजुकेशन इंप्रूव कर दें। अगर हमने एजुकेशन इंप्रूव कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अर्न करने लगेंगे। और हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़, हमने अगर ज़्यादा फिट होगा पर्सन हमारी कंट्री का, उनका मतलब मान लीजिए बॉडी फिट होगी, तो वो उनकी एफिशिएंसी या उनका इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे, जो कि उनकी पर्सनल इनकम जो होगी वो नेशनल इनकम में जाके कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ये हमने 3 पॉइंट्स और डिस्कस किए, 2 पॉइंट अलग से डिस्कस किया। अब इसमें हम आंसर्स देखते हैं क्या क्या है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एज द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग द मेजर पोर्शन ऑफ आर नेशनल इनकम, हमने पहले ही बोला। देयरफॉर कंक्रीट स्टेप शुड बी टेकन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर थ्रू आउट द कंट्री एट अर्लीस्ट। कंक्रीट स्टेप्स बोले तो सॉलिड स्टेप्स। कैसे स्टेप्स, सॉलिड मतलब एकदम सॉलिड स्टेप्स हमें उठाने होंगे, या मतलब हमारी गवर्नमेंट को उठाने होंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए लोग हैं, उनको सब्सिडी दी जाए, या उनको जो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनको चीप रेट्स पे दिए जाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँ हमारी कंट्री के इनकम में। नेक्स्ट हमारा क्या, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर हमारा ग्रो करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो उनकी इनकम होगी, और वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को बाई करेंगे, तो इसकी वजह से टैक्सेस मिलेंगे गवर्नमेंट को। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारा क्या होगा, नेशनल इनकम में हमारी इंक्रीज़ होगा, जो कि काफ़ी बेहतर होगा। ठीक है, द स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज शुड बी डेवलप साइमल्टेनियसली विच विल पेव द वे फॉर अटेनिंग हायर लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सेम बात जो हमने बोली कि अगर इंडस्ट्रीज लगेंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, लोगों के इनकम में और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी मतलब रोड्स, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ ऑफ कंट्री शुड बी एडिक्वेटली डेवलप्ड। इट इंक्लूड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, बैंकिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ एंड बेटर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। ये सारी चीज़ें अगर हम इम्प्रूव करेंगे, देखिए
ट्रांसपोर्ट अगर आप इम्प्रूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट की वजह से चीज़ें इफेक्टिव हो जाएंगी, कम टाइम लगेगा। कम्युनिकेशन अगर आप इम्प्रूव करते हैं उसमें भी सेम होगा। बैंकिंग आप अच्छा कर सकते हैं, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ अगर आप देते हैं तो हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल मतलब हमारा जो वर्किंग क्लास है वो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा, और अगर वो बेटर होगा तो वो वर्क करेगा जिसकी वजह से कंट्री का बेटरमेंट होगा फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बिसाइड साइज ऑफ पर कैपिटा इनकम व्हाट अदर प्रॉपर्टी ऑफ इनकम इज इंपॉर्टेंट इन कंपेयरिंग टू और मोर सोसाइटीज। देखिए यहाँ पर देखते हैं हम क्या है, नॉट ओनली पर कैपिटा इनकम बट ऑल्सो होमोजेनिटी और इक्विटी ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी रिफ्लेक्टेड वाइल कंपेयरिंग टू और मोर सोसाइटीज। पर कैपिटा इनकम आपका एवरेज होता है, होमोजेनिटी मतलब कितना इक्वली डिवाइडेड है। होमो मतलब क्या होता है, हमारा सेम होता है, तो हमारा कितना इक्वली इनकम डिवाइडेड है। इफ अ सोसाइटी हैज हायर पर कैपिटा इनकम बट नॉट मच ऑफ इट्स इनकम इज विद अ स्मॉल ग्रुप, ये हमने अभी पहले डिस्कस किया कि हमारी जो एवरेज इनकम तो है काफ़ी है, अच्छी है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, बट इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम किसके पास है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास है, तो जो अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनके पास नहीं होगी। तो हम इसे डेवलपमेंट नहीं बोल सकते कि हमारे यहाँ जो अमीर लोग और अमीर होते जाएं और गरीब लोग और गरीब होते जाएं, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाए, तो हम इसे डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है। सिमिलरली व्हेन अ सोसाइटी हैज लिटिल लेस पर कैपिटा इनकम बट इनइक्वालिटी इज क्वाइट लेस एंड ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू द इनकम। देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि कोई एक सोसाइटी है, कोई कंट्री है जिसका पर कैपिटा इनकम थोड़ा सा कम है, पिछले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, बट यहाँ पर क्या है कि जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लोगों की इनकम में, और सारे के सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकम में। तो इससे क्या होगा, हम इसे ज़्यादा डेवलप मानेंगे, इसे ज़्यादा बेहतर मानेंगे, क्योंकि इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स इंक्लूसिवनेस मतलब लोगों को इंक्लूड करना, एंड रियल डेवलपमेंट। तो हम सेकंड वाली कंडीशन जो है इससे ज़्यादा हम डेवलपमेंट मानेंगे। ठीक है, इन इकोनॉमिक टर्म इनइक्वालिटी इंडेक्स इज कॉल्ड गिनी इंडेक्स। इनइक्वालिटी इंडेक्स मतलब कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया, एक पर्सन 2 लाख पर मंथ कमा रहा है, दूसरा पर्सन 5 रुपीज़ मतलब 5,000 सॉरी 5 रुपीज़ नहीं होता आजकल, कोई नहीं कमाता है, 5,000 कमा रहा है मान लीजिए, तो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो अलॉन्ग विद पर कैपिटा इनकम गिनी इंडेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कंपेयरिंग 2 और मोर सोसाइटीज़। गिनी इंडेक्स क्या होता है, इनइक्वालिटी इंडेक्स, इसका मतलब है इनइक्वालिटी इंडेक्स। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो वी वर डिस्कसिंग गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स क्या है, इनइक्वालिटी के बारे में बताता है, जितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी उतनी खराब बात है हमारे लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सजेस्ट एनी 3 मेजर्स टू चेक इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट अगर आपको घटाना है, चेक मतलब यहाँ पर अब ये मत समझिएगा कि देखना है, आपको चेक करना है, यहाँ पर इसको कंट्रोल करना है, या मतलब कम कैसे रखना है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ये हम पढ़ते हैं क्या है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ डायरिया डिजीज़ एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। हमें जल्दी पहचानना होगा बीमारी कौन सी, डायरिया डिजीज़ छोटे बच्चों को जैसे हो जाता है, और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, कई बार उन्हें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं छोटे बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंप्रूविंग इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन। तो हमारा क्या करना है, इन्फेंट और यंग चाइल्ड जो है इनका फीडिंग प्रैक्टिस है जो इम्प्रूव करना, मतलब इन्हें बेहतर न्यूट्रिशन देना, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाने को देना, और एक और चीज़ हमें प्रमोट करना, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग भी कराना है छोटे बच्चों को, क्योंकि वो ज़्यादा उनके लिए बेटर होता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स टू एड्रेस सीवियर एंड एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। तो हमें ये न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बना के रखने हैं, ताकि जो बच्चे थोड़ा सा मेल नरिश्ड हैं या फिर अंडर नरिश्ड हैं, इनको यहाँ पर ला के इनकी देखभाल की जा सके। और हमें यहाँ पर हम अवेयरनेस वाली चीज़ हम हर जगह लिख सकते हैं। देखिए, अवेयरनेस हो गया, अवेयरनेस ऑफ पेरेंट, यहाँ पर पेरेंट्स को अवेयर करना है, हमें पेरेंट्स को क्या करना है, अवेयर करना है इन सारी चीज़ों के बारे में। और क्या करना है, रेगुलर चेकअप्स आप कराइए, रेगुलर चेकअप्स, मेडिकल चेकअप्स
ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। इन लोगों का क्या कराना, आप रेगुलर चेकअप्स कराने, ताकि आप फीटस की प्रॉपर ग्रोथ हो रही या नहीं हो रही, इन सारी चीज़ों को भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। विच स्टेट हैज हाईएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। हाईएस्ट कहाँ पर हमारा, बिहार में है। अब इसमें आपको ईयर कभी भी चेंज कर दे, कोई भी ईयर बता दे, पास के 2-3 ईयर्स कभी भी ले दे, तो आपको इन बिहार ही बताना है, इसका आंसर फिक्स है। वाई दिस स्टेट हैज़ हाईएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। देखिए अब आपसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्यों है इन लोगों का। हमने पहले फिर से डिस्कस कर रखा है कि यहाँ पर क्या नहीं है, जस्ट अ सेकंड, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, कैसे हैं, पुअर है, काफ़ी ख़राब है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत कम है, या जो है उनमें चीज़ें नहीं है, मेडिसिन नहीं है, इंजेक्शंस नहीं, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं। लेस एजुकेशन ऑफ पीपल, आप एजुकेशन बोलिए या फिर अवेयरनेस बोलिए, तो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है अपनी चीज़ों को लेकर। सो दैट दे आर नॉट एबल टू केयर फॉर देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली, तो इन्हें पता ही नहीं कि रेगुलर टेस्ट कौन कौन से कराने हैं, या फिर कौन सा न्यूट्रिशन बच्चों को ज़्यादा देना है या क्या चीज़ें नहीं देनी है, सारी चीज़ें इन्हें आइडिया ही नहीं है। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस थ्रू द पीडीएस। पीडीएस भी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, बहुत प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन भी नहीं मिल पा रहा है इन लोगों को। सो दैट द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज इज़ लो। इसकी वजह से हमने देखा होगा एक चीज़ है, एमडीएम, एक इंडियन गवर्नमेंट की एक स्कीम थी एमडीएम, मिड डे मील। इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए ये लाया गया था कि बच्चे स्कूल भी जाएंगे और स्कूल में उन्हें खाने पीने को भी मिलेगा, छोटे बच्चों को। तो जब उन्हें खाने पीने को मिलेगा तो वो स्कूल जाएंगे, तो इससे क्या होगा, एजुकेशन भी इम्प्रूव होगा, साथ साथ उन बच्चों की हेल्थ कंडीशन भी इम्प्रूव होगी, वो उन्हें न्यूट्रिशन मिलेगा प्रॉपर। हम यहाँ पर लिख देते हैं कौन सी स्कीम थी, एमडीएम, मिड डे मील। आप सभी ने नाम सुना होगा, मिड डे मील, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है राइट अ पैराग्राफ ऑन योर नोशन ऑफ व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। ये क्वेश्चन सीधे क्या है, इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, आपके बगल में बैठे स्टूडेंट का आंसर अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका विचार इसमें पूछा, आपका राय क्या है ये पूछा है। तो इसमें पूछ रहा है कि आपके हिसाब से इंडिया क्या कर लेगा, कि मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन आएगी जब आप इंडिया को डेवलप्ड कंट्री मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज आर हैविंग पर कैपिटा इनकम मोर देन 49,300 US डॉलर, इतना जिसका होगा पर कैपिटा इनकम, उससे वो डेवलप्ड मानती हैं। बट इंडिया हैज़ स्टैगरिंग मतलब रुका हुआ है, करीब मान लीजिए आप 6,700 US डॉलर ही है, जो कि काफ़ी कम है। तो हमें क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, तो हमें अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज़ करना। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं बट हम उसे प्रॉपर्ली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा पहला क्या होगा, नहीं सबके आंसर थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, कोई बात नहीं। पहला हमारा पॉइंट क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को क्या करना, मॉडर्नाइज करना है, उन्हें प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करानी है, ठीक है, ताकि सेम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिल सके। इंडस्ट्री सेक्टर शुड बी इनकरेज। इंडस्ट्री सेक्टर को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, हम हिंदी में बोलते हैं बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए हमें। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री शुड बी इंक्रीज। हाँ, ये हमने कई बार सुना होगा, मेड इन इंडिया जैसी चीज़ें। तो इसमें क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है। हमारी कंट्री का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे लिए लॉस की बात है। तो हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हमें ऐसी इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है जिसकी वजह से क्या हो, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्विस सेक्टर शुड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। सर्विस सेक्टर मतलब हमारी ये सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, ये सारे हमारे जैसे हमारी कंपनीज होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं हमें, गुड्स नहीं सर्विसेज यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है अगेन, ओनली पर कैपिटा इनकम इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। हमने क्या बोला, फिर से हम एक बार आपको याद दिलाएं कि पर कैपिटा इनकम ही केवल सिंगल फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से हम किसी कंट्री को डेवलप बोल सकें। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी चाहिए। जस्ट अ सेकंड, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके यहाँ है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। गिव सम एग्जांपल्स वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। Though income is one of the most important aspects of our lives, but there are other important factors also. हमने माना कि इनकम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट उसके अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं, जैसे पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक
हमने पहले डिस्कस किया ये। इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। विमेन को क्या चाहिए? सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर जॉब्स कर सकें, वो अपना बिजनेस चला सकें। पीपल को पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है बट आपके यहाँ क्या डिक्टेटरशिप है, आपको कोई भी डिसीजन अपने मन से आप नहीं ले पा रहे हैं, तो हम आपको उस कंट्री को, इस रीजन को या आपको डेवलप नहीं मानेंगे। हम आप खुद को बोलेंगे डेवलप, नहीं बोलेंगे ऐसा, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए। मान लीजिए फिर से हम वही एग्जांपल देंगे, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बट आपके यहाँ इतना पॉल्यूशन है कि आप ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो हम उसे डेवलप नहीं मानेंगे, उसे डेवलपमेंट नहीं मानेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते एक बार कितने क्वेश्चन हैं हमारे भी। ओके, जस्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 और 4 है, देखते हैं, जो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज मेन क्राइटेरिया यूज बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज? द वर्ल्ड बैंक यूजेज द क्राइटेरिया ऑफ पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक कौन सा यूज़ करता है? पर कैपिटा इनकम। इनका क्या कहना है? ये कहते हैं कि $2500 से जिसके कम होगा उसे क्या बोलेंगे? लो इनकम कंट्रीज़। जिनकी $49,300 से ऊपर होगा उसे क्या बोलेंगे? हाई इनकम कंट्रीज़। और इंडिया किस में आता है? लोअर मिडिल इनकम में आता है। लोअर मिडिल हमने कई बार सुना होगा, लोअर मिडिल क्लास, तो हम उसी में आते हैं, हमारी कंट्री इसी में आती है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ हैज़ एनफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल बट नॉट एनफ टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ इवन वन। देखिए हमने पहले ही बात को डिस्कस कर लिया था स्टार्टिंग में ही कि गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि हमारी नीड्स के लिए सफिशिएंट है अर्थ पर, बट हमारी ग्रीड के लिए, हमारे लालच के लिए नहीं, सफिशिएंट नहीं है। हाउ इज दिस स्टेटमेंट रेलेवेंट टू डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट? डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। दिस स्टेटमेंट implies that human beings are overusing the natural resources of earth in name of development। मतलब हम डेवलपमेंट की अंधी दौड़ में जो दौड़ रहे हैं, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करना कोई गलत बात नहीं, बट ओवर यूज़ कर रहे हैं हम इसे। अर्थ प्रोवाइड्स एनफ रिसोर्सेज टू मीट नीड्स ऑफ ऑल बट ह्यूमन बींग्स हैव बिकम सो ग्रीडी दैट फॉर हिज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ही रिजॉर्ट्स टू एक्टिविटीज लाइक, ठीक है। अभी हम इतना पहले बता देते हैं आपको कि अर्थ में सफिशिएंट रिसोर्सेज है जिसकी वजह से हम, जिसको हम यूज़ करके अपना डेवलपमेंट करा सकते हैं, ठीक है। बट हम इतने लालची हो गए, हम इतने ग्रीडी हो गए कि हम अपनी प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हम यहाँ पर बोलेंगे सो कॉल्ड प्रोग्रेस, सो कॉल्ड प्रोग्रेस हम बोलेंगे, या फिर सो कॉल्ड डेवलपमेंट बोलेंगे, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड यूज़ कर रहे हैं, फॉर्डर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट लैंड को हम ज़्यादा से ज़्यादा कट करके वहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम वहाँ पर कल्टिवेशन करना चाह रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसकी वजह से क्या हो रही है? हमारी सॉइल ख़राब होती जा रही है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं वहाँ से, तो इसकी वजह से वाटर लेवल नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आज का। वाई द इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? ये सस्टेनेबिलिटी हमारा डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है आजकल? सस्टेनेबिलिटी फॉर डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफर्स टू डेवलपमेंट, हमने पहले डिस्कस कर रखा, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। विच टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट बिकॉज इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, अदरवाइज इट्स मीनिंगलेस। हाँ, हमने क्या बोला कि अगर हम रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ करें, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है हमारा, बट फ्यूचर जनरेशंस के लिए हम रिसोर्स नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये मीनिंगलेस है, ये किसी मतलब का नहीं, किसी काम का नहीं है। करेंटली रेकलेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इज गोइंग ऑन। रेकलेस मतलब बिना रुके, लगातार। सिंस द स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड मिनरल्स इज लिमिटेड, हमें पता है ये चीज़ें क्या है? लिमिटेड है। डेवलपमेंट शुड नॉट टेक्स प्लेस एट द कॉस्ट ऑफ दिस स्कार्स नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हम इन्हें एक्सेसिव यूज़ करके ख़त्म नहीं करना चाहिए हमें। एज दे आर नॉन रिन्यूएबल इन नियर फ्यूचर, वो बहुत जल्दी रिन्यू नहीं होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला क्या है? द आइडिया, जैसे व्हेन वी डिज़ायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू, हम क्या करना चाहेंगे, हमारी डिज़ायर क्या है, वो डेवलपमेंट में हम क्या मतलब इंक्लूड करते हैं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क फॉरवर्ड टू अचीव आवर गोल्स। ये हम कैसे अपने गोल्स के लिए काम कर सकते हैं आगे। देयर कैन बी डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स फॉर डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं।
डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। मतलब हमारे लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, किसी और के लिए वो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सो अभी हम इस वीडियो को यहीं पॉज करेंगे, यहीं पर रोकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लेंगे सारे, उन्हें डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर का जो PDF है चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे जा सकते हैं, वहाँ से PDF ले सकते हैं। थैंक यू।